चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस दूंगा मैं अभी क्लास के बाद, तो प्लीज इसे कर लेना। और बाकी जिसने कल वाले फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं किए वो भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया था साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर दो टर्म्स हैं, प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। तो प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी देखो, सुनने में कई बार हमको एक जैसा ही लगता है कि भाई प्रिसीशन, अगर हम किसी भी चीज को प्रिसाइज या फिर एक्यूरेट बोल रहे हैं तो मतलब एक ही होगा उसका, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप कैसे समझ सकते हो, जैसे मान लो आपने कोई यहाँ पर सपोज ये रॉड ली है, ठीक है। आपने ये कोई रॉड ली एंड यहाँ पर मान लो दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। और बोला गया कि भाई इस रॉड को मेजर करके इसकी लेंथ बताओ, ठीक है। तो इस रॉड को मेजर करके इसकी लेंथ बतानी है हमको एल। अब हमें ये पता है कि जब ये फैक्ट्री से रॉड बन के आई थी तो इसका एकदम करेक्ट जो मेजरमेंट हुआ था, सपोज हम ये बोल देते हैं कि भाई इसका जो मेजरमेंट आया था वो आया था 5.2 इंचेस, सपोज, ठीक है। तो फैक्ट्री से जब ये आई तो मतलब इस पे ऊपर मार्किंग की गई है कि भाई ये 5.2 इंचेस का है, करेक्ट। तो 5.2 इंचेस जो है वो इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है लेंथ की। अब मैंने क्या करा, मैंने दो लोगों को इसको मेजर करने के लिए बोला कि भाई इस रॉड की लेंथ को मेजर करो। एक ए है और एक बी है। तो ए वाले ने मेजर कुछ इस तरीके किया। मैंने क्या कहा कि भाई इसको क्या करो, 5 बार मेजर करो, ठीक है। 5 बार इसकी अलग अलग रीडिंग लो, मतलब पहली बार ली, फिर सेकंड टाइम ली, फिर थर्ड टाइम ली, फोर्थ टाइम ली, फिफ्थ टाइम ली। फिर रीडिंग लेने के बाद क्या करोगे, उन पांचों का एवरेज निकालोगे, ठीक है। तो वो जो उसका मीन आएगा वही आपकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। तो सपोज ए वाले ने कुछ इस तरीके से वैल्यू ली। मान लो फर्स्ट टाइम जब उसने कैलकुलेट किया तो 5 आई, उसके बाद 5.1 आई, फिर 4.9 आई, ठीक है। और उसके बाद फिर 5.3 आई, उसके बाद 5.2 आई। इस तरीके से ए वाले की रीडिंग थी। एंड बी की जो रीडिंग थी वो थी 4.6, 4.8, 5.3, 5.4 और 5.1, ठीक है। ये कुछ इसकी रीडिंग्स थी। तो ए और बी की मान लो दो अलग अलग इस टाइप की रीडिंग है। अब मैं ये बोलता हूं कि भाई मेरे पास ये दो लोगों के डेटा आ गए हैं जिन्होंने 5 बार क्या करा है, इस रॉड की लेंथ को मेजर किया है और 5 रीडिंग्स इन्होंने निकाली है। तो जो पहला टर्म है प्रिसाइज या फिर प्रिसीजन या प्रिसीजन, ठीक है। तो प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज आर, ठीक है। मतलब ये है कि जो भी 5 रीडिंग निकाली है वो आपस में कितनी आसपास है, ठीक है। अगर आप ए और बी दोनों का डेटा देखोगे तो आप ये खुद देखकर बता सकते हो कि भाई किसकी रीडिंग बिल्कुल, मतलब किसकी रीडिंग में ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है, किसकी रीडिंग ज्यादा क्लोज है। क्लोज का मतलब कि जो मेजर मेजर जो वैल्यू की गई है वो कितनी क्लोज है, ठीक है। तो आपको यहां से क्या पता लग रहा होगा कि ए वाले ने जो मेजरमेंट किया है उसकी वैल्यूज जो है आपस में काफी क्लोज है। मतलब लगभग लगभग 5 के आसपास आ रही है। ये 5 हो गया, 5.1 हो गया, 4.9 हो गया, 5.3 हो गया, 5.2 हो गया। तो मतलब ये है कि वेरिएशन ज्यादा नहीं है, 5 के आसपास ही है, 5 से एक दो, मतलब 5 से 0.1 0.2 ऊपर नीचे हो जा रहा है बस। लेकिन अगर आप बी वाले का डेटा देखोगे तो बी वाले में पहले मान लो 4.6 हो गया, फिर एक बार को 5.4 तक भी गया मैक्सिमम वैल्यू। तो आप एक चीज देखोगे कि इसमें जो है वेरिएशन काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ए। यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन की बात चल रही है। ये जो प्रिसीजन और एक्यूरेसी टर्म है ये बेसिकली क्वालिटेटिव टर्म्स है, ठीक है। तो ए हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ए वाला जो है वो ज्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। ए इज मोर प्रिसाइज देन बी, क्योंकि ए की जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो आपस में ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखा रही, लेकिन बी की जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो आपस में काफी ज्यादा वेरिएशन दिखा रही है। क्योंकि मिनिमम वैल्यू उसकी 4.6 है और मैक्सिमम जाके 5.4 तक जा रही है। तो काफी बड़ा वेरिएशन आ रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि भाई ए ने जो मेजरमेंट लिया है वो ज्यादा प्रिसाइज लिया है इन कंपैरिजन टू मेजरमेंट ऑफ बी। अब बात करते हैं दूसरा जो टर्म था एक्यूरेसी का, ठीक है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि हाउ क्लोज योर मीन वैल्यू, हाउ क्लोज योर मीन वैल्यू इज टू द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। ये डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो
तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने यहाँ पर वैल्यू को मेजर किया है उसका जो मीन आ रहा है, अब मीन का मतलब क्या होता है, ये एवरेज का मतलब क्या होता है, इस चीज को भी समझ लो। मान लो आपने क्या करना है, इन सबको ऐड करना है और जितने ये नंबर्स हैं, मतलब कितने, 5 है टोटल, तो 5 से डिवाइड कर देना है। तो मीन जो होता है वो कितना, वो क्या होता है, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है मीन का फॉर्मूला, या एवरेज भी बोलते हैं इसको। तो अगर आप फर्स्ट केस में निकालोगे तो क्या करोगे आप, 5, 5.1, 4.9, 5.3, 5.2, इन सबको ऐड करोगे और ऐड करने के बाद क्या करोगे आप, इनको 5 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो मैं अब ये सब कर नहीं रहा, मैं आपको बता दे रहा हूं कि मीन ऐसे निकाला जाता है। अब मान लो फर्स्ट वाले की जो मीन वैल्यू है, यानी कि ए की जो मीन वैल्यू है, वो सपोज यहां पर आ गई 5.1। ठीक है, और बी की जो वैल्यू आई है वो मान लो यहां पर आती है 4.8 के बाद 8 के बराबर। ठीक है, 4.8 के बराबर। तो अब एक्यूरेसी का मतलब यहां पर क्या होता है कि जिसने एग्जैक्ट वैल्यू के पास में डेटा बनाया है अपना, मतलब जो मीन वैल्यू आई है उसकी डेटा की, वो जो मीन वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू के कितना पास है, जो ज्यादा पास होगी इसका मतलब है वो डेटा ज्यादा एक्यूरेट था। तो यहां पर अगर ए की वैल्यू 5.1 है, जो कि 5.2 से ज्यादा पास है इन कंपैरिजन टू बी वाली वैल्यू, क्योंकि बी की जो मीन वैल्यू आई है वो 4.8 के बराबर आई है। तो बी की जो मीन वैल्यू है, ये जो एवरेज वैल्यू है सारे एक्सपेरिमेंट की या सारे उसके जो भी उसने टेस्ट करे हैं या मेजर किया है मेजरमेंट की, तो वो आपके 5.2 इंचेस से काफी ज्यादा दूर है इन कंपैरिजन टू ए। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं इस डेटा को देख के, मीन वैल्यू को देख के, कि मीन वैल्यू जो है वो ए वाले की ज्यादा पास है एग्जैक्ट वैल्यू के, और बी वाले की कम पास है या थोड़ी दूर है। तो इस बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि ए इज मोर एक्यूरेट देन बी, या ए द डेटा ऑफ ए हैज मोर एक्यूरेसी देन बी। ठीक है, तो ए वाले ने जो मेजरमेंट लिया है वो ज्यादा एक्यूरेट है, उसमें ज्यादा एक्यूरेसी है, और बी वाले में कम एक्यूरेसी है। ठीक है, तो ए वाला क्या है, वो आपका ज्यादा प्रिसाइज भी है और ज्यादा एक्यूरेट भी है। और जरूरी नहीं है कि जो डेटा ज्यादा प्रिसाइज हो वो हमेशा ज्यादा एक्यूरेट हो, जैसे यहाँ पर अभी हो गया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मान लो ए की वैल्यू 5.1, या मान लो ए की वैल्यू यहाँ पर अगर 4.8 आ जाती सपोज, और बी की वैल्यू यहाँ पर 5.1 आ जाती, तो बी वाला ज्यादा डेटा हमारा क्या होता, एक्यूरेट होता। लेकिन बी वाला क्या था, प्रिसाइज कम था। तो ये आपका प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों टर्म्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रिसाइज होना मतलब कि जो आपने वैल्यू को मेजर किया है वो आपस में कितनी ज्यादा क्लोज है, आपस में उनमें कम से कम वेरिएशन जिसमें होगा, यानी कि वो ज्यादा प्रिसाइज है। और एक्यूरेट का मतलब कि जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है किसी भी चीज की, वो एग्जैक्ट वैल्यू के पास आपकी जो मीन वैल्यू है, जो एवरेज वैल्यू है आपके मेजरमेंट की, वो कितनी पास आ रही है। तो जो ज्यादा पास आ रही होगी वो डेटा ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो ये आपके रिलेटिव टर्म्स हैं, मतलब जब भी आप प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में बताओगे तो आप किसी को रिलेट करते हुए या कंपेयर करते हुए बताओगे कि ए इज मोर प्रिसाइज देन बी, या ए इज लेस प्रिसाइज देन बी, या ए इज मोर एक्यूरेट देन बी। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिलेटिव टर्म्स होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपके प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस होता है। ठीक है, समझ आ गया सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये बस आपके रिलेटिव टर्म्स हैं, लाइक कभी कभी डेफिनेशन इसकी पूछ ली जाती है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो क्या है, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी आप कर चुके हो, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी कर चुके हो सिग्निफिकेंट फिगर का। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमने ये सब पढ़ लिया था, तो दोबारा डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, उसी को रिवाइज करना। और फिर आपका यहाँ पर ये डायमेंशनल एनालिसिस, यहाँ पर बेसिकली क्या बताया कि लाइक आप एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हो, तो ये चीज भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, कि मान लो अगर केजी पर मीटर क्यूब है तो उसको आपने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वही सारी चीजें यहाँ पर दी हैं। तो इसको भी हम यहाँ पर दोबारा जो है क्या बोलते हैं वो नहीं कर रहे। ठीक है, बस यहाँ पर जैसे एग्जांपल कुछ थोड़ा सा अलग ये हो सकता है, जैसे 2 लीटर मिल्क यहाँ पर दिया हुआ है, उसको बोला है कि मीटर क्यूब में बताओ, तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि भाई 1 लीटर जो आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो इसी से आप करके अपना कर सकते हो। मतलब 2 लीटर को आपने किस में करना है, मीटर क्यूब में करना है, तो पहले आप क्या करोगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में ये निकालोगे कि कितने मीटर क्यूब होते हैं, एंड उसके बेसिस पे फिर आप क्या करोगे, लीटर से उसको कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये वाला एक एग्जांपल जो वो आप कर लेना, ये एनसीईआरटी की पीडीएफ या तो मैं भेज दूंगा।
ठीक है ग्रुप में, अदरवाइज आप खुद से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब नेक्स्ट है यहाँ से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि है लॉज, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ से लाइक एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर क्या है कि जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं आपस में, ठीक है, या फिर मतलब एलिमेंट्स जब कंबाइन करेंगे या फिर मान लो कंपाउंड्स अगर कंबाइन कर रहे हैं कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, कहने का मतलब है कि जब भी कोई दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं आपस में किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वहां पर कौन कौन से लॉज जो है वो वैलिड होते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ बेसिकली कहता है कि भाई मास जो है ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो मास को यहाँ पर खत्म किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। यानी कि किसी भी रिएक्शन में आपने जितना भी अमाउंट लिया है रिएक्टेंट का, वो अमाउंट जो है वो आपके फाइनल प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, पहले तो ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया किसने था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी पूछ ले जाता है कि ये वाला लॉ जो है किसने दिया था और कब दिया था। तो 1789 में जो है एंटोनी एंटोनी वॉन ये एंटोइन लेवोशियर ने दिया था, मतलब लेवोशियर, ये याद रखना लेवोशियर ने दिया था 1789 में। ठीक है, और इसने ये बोला था कि देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस या ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो इसने फिर बाद में इसको बोल दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये बोला कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और फिर ये क्या है, दिस लॉ फॉर्म द बेसिस फॉर सेवरल लेटर डेवलपमेंट इन केमिस्ट्री। तो सबसे बेसिक वाला जो लॉ था वो यही था जिसने बाकी सारे लॉस को आगे इन्वेंट करवाया। ठीक है, और फिर ये भी बोला उसने कि भाई जितना मास किसका होता है, रिएक्टेंट का होता है, उतना ही मास किसका होता है, प्रोडक्ट का भी होता है। तो ये आपका पहला हो गया, किसने दिया था, एंटोइन लेवोशियर ने दिया था 1789 में दिया था, और क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहला लॉ तो ये हो गया, बस उसमें आपको बस इतनी चीज याद रखनी है। फिर सेकंड वाला है यहाँ पर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि लाइक फिक्स रेशियो। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको यहाँ पर यही ध्यान रखनी है कि जोसेफ प्राउस्ट ने जो है यहाँ पर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया था। ठीक है, ओके, तो जोसेफ प्राउस ने जो है वो यहाँ पर इस लॉ को दिया था। तो उसने क्या स्टेट किया कि ही स्टेटेड दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। यानी कि अगर कोई भी कंपाउंड हमारे पास है तो उसमें हमेशा जो भी एलिमेंट्स होंगे उसमें, या जो भी उसका कॉम्पोजिशन होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स का जो वेट है वो सेम प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, अब इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि प्राउस्ट वर्कड विद टू सैंपल्स ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट। ठीक है, तो क्यूप्रिक कार्बोनेट या कॉपर कार्बोनेट जो होता है आपका, वन ऑफ विच वाज ऑफ नेचुरल ओरिजिन एंड द अदर वाज अ सिंथेटिक। इसने क्या करा, जो ये क्यूप्रिक कार्बोनेट था, एक तो ओरिजिनल वाला लिया जो कि मतलब किसी और वगैरह से मिला होगा, और दूसरा जो है उसने सिंथेटिकली उसको लैब में बनाया। तो उसने ये देखा कि भाई जो नेचुरली हमें मिला था अर्थ की क्रस्ट में, सपोज ये क्यूप्रिक कार्बोनेट मिला था, क्योंकि कॉपर जो है वो कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमें मिला, मान लो अर्थ की क्रस्ट से किसी भी ओर से जो मिला, उसका जो कॉम्पोजिशन था उसके उसने टुकड़े टुकड़े करके देखे, एंड उसको ये पता चला कि भाई जो नेचुरल वाला सैंपल था उसमें 51.35% कॉपर था, 9.74% कार्बन था, 38.91% जो है ऑक्सीजन था। और जब उसने लैब में क्यूप्रिक कार्बोनेट को बनाया, तो उस सैंपल को जब टेस्ट करा तो उसमें भी सेम जो है परसेंटेज कॉपर का था, सेम कार्बन का परसेंटेज था, और सेम जो है ऑक्सीजन का परसेंटेज था। ठीक है, तो उसने फिर ये कंक्लूड किया कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। यानी कि जो भी, अगर मान लो मैंने बोल दिया कि भाई ये क्यूब्रिक कार्बोनेट है, अब ये आप कहीं से भी लेके आओ, चाहे आप अर्थ के नीचे से खोद कर लाए हो, चाहे आपने लैब में बनाया हो, चाहे वो आपको स्पेस से मिला हो, कहीं से भी आपको मिलेगा, उसमें जो कार्बन ऑक्सीजन और कॉपर का जो रेशियो होगा मास में, मास का जो रेशियो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो the validity of this law has been confirmed by various experiments. It is sometimes also referred to as law of definite composition. ठीक है, तो law of definite proportion को law of definite composition में बोलते हैं। और इसका एक और एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो वाटर है, तो वाटर लाइक मैं अपने घर का वाटर लेता हूँ, या मान लो किसी और के घर का वाटर लेता हूँ, या किसी और की कंट्री का वाटर लेता हूँ, या समुद्र का पानी लेता हूँ, तो वाटर का जो कंपोजिशन होगा, जो H2O है, उसमें हमेशा जो आपका हाइड्रोजन का मास है और जो ऑक्सीजन का मास है वो बिल्कुल सेम रहेगा।
ठीक है, तो बस उसने ये बताया था कि डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे मासेस। ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये क्या होता है, इसको दिया था डाल्टन ने, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि डाल्टन ने दिया था 1803 में, 1803 और ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया था जोसेफ राउस ने। तो इनके जो डिस्कवरर्स हैं या जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था या बताया था, तो प्लीज इनके नाम जरूर ध्यान रखना। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो डाल्टन ने दिया था, ठीक है, तो जॉन डाल्टन जो थे, उन्होंने ये बोला कि भाई इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन, if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number। ठीक है, तो देखो इसका एग्जांपल से आप समझ लोगे ज्यादा अच्छे से। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो मैं हाइड्रोजन लेके आया, मैं ऑक्सीजन गैस लेके आया, मैंने इनको मिलाया, एंड मिलाने के बाद मैंने क्या करा, मैंने पहले जो केस लिया, मैंने क्या लिया, हाइड्रोजन 2 ग्राम लिया एंड ऑक्सीजन जो है 16 ग्राम लिया। और इसको जब मैंने मिलाया तो मेरे को वाटर मिल गया, यानी कि H2O मिल गया, जिसका मास जो था 18 ग्राम के बराबर था। ठीक है, दूसरा केस मैंने क्या लिया, फिर से मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन मैंने सेम रखा 2 ग्राम के बराबर, और ऑक्सीजन जो है वो मैंने क्या कर दिया, उसका जस्ट डबल कर दिया, यानी कि 32 ग्राम मैंने ले लिया, और मुझे यहाँ पर 34 ग्राम जो है प्रोडक्ट मिल गया, जो कि क्या था, हाइड्रोजन परऑक्साइड था। ठीक है, तो पहली जो रिएक्शन हो रही है बेसिकली वो ये हो रही है कि हाइड्रोजन में मैंने ऑक्सीजन यहाँ पर मिलाया, तो 2H2O। ठीक है, ये चलो इसको ऐसे ही लिख लो सिंपल। तो H2 प्लस O2, इसने आपको दिया H2O। ठीक है, ये ऐसे दिया, तो अभी बैलेंस नहीं है ये। और उसके बाद जो दूसरी है वो, उसमें आपने क्या करा, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, और उससे आपको फिर H2O2 मिल गया, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल गया। तो यहाँ पर पहले आपने 2 ग्राम इसको लिया था हाइड्रोजन, नीचे वाले केस में भी 2 ग्राम लिया, ऑक्सीजन ऊपर वाले केस में 16 ग्राम लिया, लेकिन नीचे वाले में आपने 32 ग्राम लिया। तो यहाँ पर रिजल्टेंट में आपको 18 ग्राम मिल गया, और इधर आपको 34 ग्राम मिल गया। तो यहाँ पर ये कहना ये चाह रहा है कि ऑक्सीजन जो आपने फर्स्ट केस में लिया था, ऑक्सीजन जो आपने फर्स्ट केस में लिया था और ऑक्सीजन जो आपने सेकंड केस में लिया था, उनका जो रेशियो होगा मासेस का, पहले का मास कितना था, 16 था, दूसरे का कितना था, 32। तो ये जो रेशियो मिलेगा ये मेरे को सिंपल होल नंबर में मिलेगा, यानी कि 1:2। ठीक है, तो 1:2 जो है वो यहाँ पर मेरे को होल नंबर में रेशियो जो है वो मिल चुका है। ठीक है, तो ये जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप दो एलिमेंट्स लेते हो एंड उनसे कोई तीसरा, मतलब एक कंपाउंड बनाते हो, दो एलिमेंट्स को मिला के कोई कंपाउंड बनाते हो, और दोनों, मतलब दो अलग अलग केसेस लेते हो, और उसमें क्या करते हो कि एक एलिमेंट का जो मास है उसको फिक्स रखते हो, दूसरे वाले को चेंज करते हो, तो दूसरा वाला जो आपने चेंज किया है दोनों ही केसेस में उसका जो रेशियो होगा वो सिंपल नंबर्स के रेशियो में आएगा। ठीक है, तो एक में आपने 16 ग्राम लिया, एक में आपने 32 ग्राम लिया, और 16:32 जब आपने निकाला यहाँ पे, तो ये आपको कितना मिल गया, 1:2 मिल गया। तो ये था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको बस ये एग्जांपल से ही आप अच्छे से याद रख सकते हो। सभी को क्लियर है इतना यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो अब नेक्स्ट है यहाँ पर गेल लुसाक्स लॉ। ठीक है, और ये गैसियस वॉल्यूम्स के लिए है। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय गे लुसाक इन 1808। तो ये जो लॉ दिया था ये गे लुसाक ने दिया था, जो इसके नाम पे ही पड़ा है, और 1808 में दिया था। और ऊपर वाला लॉ अगर आप देखोगे तो ये 1803 में था। ठीक है, तो 1808 में गे लुसाक ने ये लॉ दिया था। तो इसने क्या बोला कि ही ऑब्जर्व दैट व्हेन गैसेस कंबाइन or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at the same temperature and pressure। यानी कि आप क्या कर रहे हो, गैसेस को कंबाइन कर रहे हो, और कंडीशन ये है कि जो गैसेस आप ले रहे हो वो सेम टेम्परेचर पे होनी चाहिए और सेम प्रेशर पे होनी चाहिए, और आप उनको केमिकल रिएक्शन में कंबाइन कर रहे हो, या मान लो अगर केमिकल रिएक्शन में गैसेस क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो या तो कंबाइन हो रही है या फिर प्रोड्यूस हो रही है, तो वो क्या करती हैं, उनका जो रेशियो होता है वो सिंपल रेशियो होता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो अगर आप उनके वॉल्यूम का रेशियो लोगे तो वो क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा। अब इसको भी एक एग्जांपल से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जैसे मान लो 100 ml यहाँ पर हाइड्रोजन है, 100 ml हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, एंड इसको हमने 50 ml ऑक्सीजन के साथ मिला दिया, एंड उसके बाद हमें क्या है, यहाँ पर 100 ml ऑफ वाटर वेपर मिला। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ लिखी भी है, 100 ml ऑक्सीजन, सॉरी 100 ml हाइड्रोजन,
50 ml ऑक्सीजन और हमें क्या मिला 100 ml वाटर वेपर या वाटर मिल गया। तो इसके बाद बेसिकली हुआ क्या कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन दैट इज 100 ml एंड 50 ml बियर अ सिंपल रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है। तो जो रिएक्टेंट्स है जो कंबाइन कर रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन है और आपका ऑक्सीजन है। तो इनका जो वॉल्यूम होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ H2 और वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम कितना कितना है 100 ml है और ये कितना है 50 ml है। तो इसका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, आपका सिंपल रेशियो आएगा, यानी कि 2/1 2 रेशियो 1। ठीक है। तो 2:1 जैसे हमें सिंपल रेशियो मिल गया, तो गेलुसैक ने ये बताया था कि भाई गैसेस या तो जब कंबाइन हो रही हो या फिर किसी रिएक्शन में प्रोड्यूस होती हैं तो उनका जो वॉल्यूम होता है, कंडीशन आपके पास ये है कि वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे होने चाहिए, सेम मतलब टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो वॉल्यूम का जो उनका रेशियो होगा रिएक्टेंट वाले गैसेस का या फिर प्रोडक्ट जो हमें मिल रहे हैं उनके गैसेस का, तो वो हमारा सिंपल रेशियो होगा। तो मान लो अगर कोई दो रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे होते हैं और हमको मान लो प्रोडक्ट में दो गैसेस मिल रही होती, तो वो दो गैसेस का रेशियो भी सिंपल रेशियो होता। तो ये बताया था गेल-लुसाक ने। ठीक है। तो गेल-लुसाक्स लॉ, Gay-Lussac's discovery of integer ratio in volume relationship is actually the law of definite proportion by volume। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये जो आपने पढ़ा था ना लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, ये जो आप जोसेफ प्राउस ने जो दिया था, तो ये उसी का लाइक वॉल्यूम के टर्म्स में मतलब स्टेटमेंट है। ठीक है। तो ये क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। तो गेल-लुसैक्स लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं। और जो आपका एक्चुअल में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था उसमें किसकी बात हो रही थी, मासेस की बात हो रही थी। लेकिन जो गेल-लुसैक ने दिया वो आपका एक तरीके का लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ही था, लेकिन उसमें हम वॉल्यूम को यूज कर रहे थे गैसेस के। ठीक है। तो यही चीज बस इसमें लिखी है। और Gay-Lussac's law was explained properly by the work of Avogadro in 1811। ठीक है। तो एवोगैड्रो ने बाद में अपना एक लॉ दिया और उसके बाद उसमें भी एक चीज बताई जिसमें उन्होंने Gay-Lussac के काम को एक्सप्लेन किया था। तो अब जो नेक्स्ट है वो है आपका एवोगैड्रोस लॉ। अभी एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है कि 1811 में ये इन्होंने लॉ दिया था एवोगैड्रो ने, तो इन्होंने ये बोला कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो पहली कंडीशन यहाँ पर ये दे रखी है कि भाई टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए। तो अगर मान लो आप इक्वल वॉल्यूम लेते हो सभी गैसेस के, तो उनमें जो है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होने चाहिए। तो ये बात जो है यहाँ पर एवोगैड्रो ने बोली थी। ठीक है। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि मान लो आपने क्या करा, 1 लीटर ऑक्सीजन ली और मान लो 1 लीटर आपने हाइड्रोजन ली। ठीक है। प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है, सेम है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसमें बोले इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। यहाँ पर मैंने 1 लीटर वॉल्यूम लिया, यहाँ पर भी 1 लीटर वॉल्यूम लिया। तो अगर ये 1 लीटर दोनों अगर वॉल्यूम सेम होते हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी बराबर होंगे। यानी कि 1 लीटर ऑक्सीजन के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स जो है 1 लीटर हाइड्रोजन के अंदर भी होंगे। ठीक है। या फिर और कोई अगर आपने गैस ले ली, मान लो 1 लीटर आर्गन ले ली, 1 लीटर आपने हीलियम ले ली, 1 लीटर आपने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। ठीक है। तो कोई भी अगर आप गैस ले रहे हो, अगर उसका वॉल्यूम सेम है, 5-5 लीटर ले रहे हो, मान लो 3 कंटेनर में, एक में हाइड्रोजन ली, एक में आपने कार्बन डाइऑक्साइड ली, एक में अमोनिया ले ली, तो सबके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो बराबर होंगे। तो ये बस एवोगाड्रो ने बोला था। ठीक है। तो Avogadro made a distinction between atoms and molecules which is quite understandable in present time. If we consider again the reaction of hydrogen and oxygen to produce water, we see that 2 volumes of hydrogen combine with 1 volume of oxygen to give 2 volume of water without leaving in any unreacted oxygen। ठीक है। तो साथ में ये चीज भी बोली, लाइक एटम और मॉलिक्यूल को भी इन्होंने अलग अलग बताया था कि जैसे मान लो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर प्रोड्यूस करवाने के लिए। ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन and oxygen to produce water, we see that 2 volume of hydrogen combined with 1 volume of oxygen। तो जैसे मान लो 2 volume of hydrogen combined with 1 volume of oxygen to give 1 volume of water, इस तरीके की रिएक्शन बनती है। ठीक है। तो लाइक इन्होंने ये सब चीजें भी एक्सप्लेन की थी कि लाइक ऐसा होता है कि लाइक यहाँ पर भी जो वॉल्यूम रहेगा उसमें भी जो आप यहाँ पर नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके बराबर रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे ये आपकी रिएक्शन है, बेसिकली ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, तो इसको आप बैलेंस कैसे कर सकते हो, O2 इधर कर दिया, 2H2 इधर कर दिया और 2H2 इधर कर दिया। ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, बराबर हो गया। अब मान लो अगर मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर हाइड्रोजन के जो वॉल्यूम है
ठीक है, वो मान लो यहाँ पर 4 है, 4 लीटर है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है मान लो 2 लीटर है, तो फाइनल जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो कितना बनेगा, लाइक उसने ये चीज बोली थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है कि भाई दो वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है एक उसके साथ, तो दो यहाँ पर मॉलिक्यूल बनेंगे वाटर के, टू गिव 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। सॉरी, ये 1 लीटर होगा। ठीक है, O2 है ना, तो ये आपका 1 लीटर हो गया। तो दो आपके वॉल्यूम से, यानी कि 2 लीटर मान लो यहाँ पर आपने ले लिया। ठीक है, ये 2 होगा। तो मान लो अगर आप 2 लीटर हाइड्रोजन ले रहे हो एंड उसके साथ आप 1 लीटर ऑक्सीजन को मिला रहे हो, तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी आपको 2 लीटर मिलेगा। बेसिकली वो कहना ये चाह रहा था कि भाई जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में आपको जितने मोल्स वहां पर दिख रहे होंगे, और अगर मान लो वॉल्यूम सबका बराबर बराबर कर देते हो, मतलब लीटर्स में ही अगर आप ले रहे हो, तो कंबाइन करने के बाद क्या होगा कि लाइक जो रिएक्शन बन रही होगी उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो है आपके उतना वॉल्यूम बनेगा वो। ठीक है, तो ये चीज उसने अलग से ये बताई थी। एंड उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर एग्जांपल दिया था कि एवोगैड्रो कुड आल्सो एक्सप्लेन द अबव रिजल्ट बाय कंसीडरिंग द मॉलिक्यूल्स टू बी पॉलीएटॉमिक। ठीक है, तो लाइक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक होते हैं। एंड उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन वर कंसीडर्ड एज डायटोमिक, तो ऑक्सीजन के आपके डायटोमिक है बिकॉज वो O2 की फॉर्म में रहता है, और इसी तरीके से हाइड्रोजन जो है वो भी आपका डायटोमिक है, वो H2 की फॉर्म में रहता है। तो देन द अबव रिजल्ट्स आर इजीली अंडरस्टैंडेबल, यानी कि ये जो लॉ है ये तब फिर से एक बार से वैलिड हो जाता है। ठीक है, तो हाउएवर डाल्टन एंड अदर्स बिलीव at the time that atoms of the same kind cannot combine and molecules of oxygen or hydrogen containing two atoms did not exist। ठीक है, तो लाइक उस टाइम पे क्या ये माना गया था कि एटम्स ऑफ द सेम काइंड कैन नॉट कंबाइन एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंटेनिंग टू एटम्स डिड नॉट एग्जिस्ट। तो उस टाइम पे बेसिकली जब ये लॉ आया था तब ऐसी चीजें मानी जाती थी कि भाई जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, और ना ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं जिसमें आपके दो दो एटम्स हो, यानी कि O2 एग्जिस्ट नहीं करता। उसे पहले क्या समझते थे कि सिर्फ और सिर्फ O एग्जिस्ट करता है। और इसी तरीके से हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, उसे पहले क्या समझते थे कि H की फॉर्म में, खाली हाइड्रोजन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एवोगाड्रोस प्रपोजल वाज पब्लिश इन दिस जर्नल। ठीक है, ये सब जो भी है। और उसके बाद 50 ईयर्स के बाद जो है, इन 1860 द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिस्ट्री वाज हेल्ड इन कार्लसरूहे जर्मनी टू रिजॉल्व वेरियस आइडियाज। ठीक है, एट द मीटिंग स्टैनिस्लाव कैनिज़ारो presented a sketch of a course of chemical philosophy which emphasized the importance of Avogadro's work। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो आ जाता है वो आ जाता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो लाइक अभी तक जितने भी हमने लॉस पढ़े, जैसे कि लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और उसके बाद, और उससे पहले जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसके बाद जो हमने गेलू सेक्स लॉ देखा, और उसके बाद एवोगाड्रो लॉ देखा। तो इस इन सब को पढ़ने के बाद, लाइक इन सब चीजों को देखने के बाद अच्छे से जो है, डाल्टन ने अपनी क्या दी थी, एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स बस इंपॉर्टेंट है कि डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला था, जो जॉन डाल्टन था, तो उसने बोला था कि लाइक जो मैटर है, ठीक है, मैटर इज कंपोज ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटोमियम। तो मैटर जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल से बनता है। तो लाइक डाल्टन को ये नहीं पता था कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम की भी कोई चीज होती है, ये तो बाद में डिस्कवर होते। तो लाइक उसने ये बोला था कि कोई भी चीज अगर बनी है वो मैटर से बनी होगी, और मैटर के अंदर इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम एटम बोलते हैं। ठीक है, और ये एटोमियो नाम था, मतलब एटोमियो लाइक एक ग्रीक वर्ड है, तो लाइक उससे ये डिस्कवर हुआ था एटम, और जिसका मतलब था इनडिविजिबल। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डेमोक्रिटस, तो ये डेमोक्रिटस के टाइम की बात है, लाइक जब इसने ये टर्म दिया था। तो इट अगेन स्टार्टेड इमर्जिंग एज रिजल्ट ऑफ सेवरल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज व्हिच लेड टू द लॉज मेंशन्ड अबव। तो यहाँ पर इसके बाद जो फिलोसफी इन्होंने दी है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, जो जो मतलब पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट इन्होंने ये बोला था अपनी एटॉमिक थ्योरी में कि जो मैटर होते हैं वो इंडिविजिबल एटम से बने होते हैं। दूसरा इन्होंने बोला था कि कोई भी अगर गिवन एलिमेंट है तो उसके सारे के सारे जो एटम्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। यानी कि मान लो अगर मैं गोल्ड ले रहा हूँ, तो गोल्ड के जितने एटम्स होंगे उन एटम्स की जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी, उनका मास भी जो है सबका सेम होगा। ठीक है, और मान लो अगर कोई दूसरा एलिमेंट है तो उसका मास अलग होगा। तो ये इन्होंने दूसरा पॉइंट कहा था कि कोई भी एक गिवन एलिमेंट है तो उसकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उसका आइडेंटिकल मास होगा, लेकिन अगर दूसरा एलिमेंट होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी और उसका मास भी अलग होगा। लेकिन बाद में हमें ये पता चलता है कि भाई एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा मासेस हो सकते हैं, जिसे हम आइसोबार भी कहते हैं।
ठीक है। और उसके बाद ये बोला था कि कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। तो ये इन्होंने बोला था कि कंपाउंड्स तब बनते हैं जब एलिमेंट्स क्या करते हैं, फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। ठीक है। फिर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो इन्होंने बोला था कि एटम्स मतलब वही लॉ ऑफ जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था उसके बेसिस में बोला था कि एटम्स ना तो क्रिएट किए जा सकते ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते, बस उनका क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जिससे वो क्या करते हैं, वो नए कंपाउंड्स बना लेते हैं। ठीक है। तो डाल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन कॉम्बिनेशन, हाउएवर इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ गैसेस वॉल्यूम। तो ये जो है ये लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई मतलब ऐसा कैसे हो रहा है कि अगर एक एक लीटर मान लो 3 गैसेस हम ले रहे हैं, अलग अलग टाइप की गैसेस अगर हम ले रहे हैं, तो उनमें जो है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे होंगे, जो एवोगाड्रो ने लॉ दिया था वो कैसे पॉसिबल होगा। तो इसका रीजन जो है वो ये नहीं दे पाए थे, कौन, डाल्टन एटॉमिक मतलब डाल्टन जो है वो अपनी एटॉमिक थ्योरी में नहीं दे पाए थे। ठीक है। तो ये लाइक इसके बारे में है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। ठीक है। और यहाँ पे ये देख सकते हो ये जो आपका डाल्टन्स वाला लॉ था उसका यहाँ पर इन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी दिया है कि एक वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन है, एक वॉल्यूम हाइड्रोजन है, मतलब 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन जो है एक वॉल्यूम हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ अगर मिल रहे हैं तो 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर मिलेगी। मतलब ये जैसी अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उसी के बेसिस पे आप क्या करोगे, वॉल्यूम का डिवीजन करोगे। ठीक है। तो यही जो है एवोगाड्रो लॉ में बताया गया था। क्लियर है। तो अब इसके बाद लाइक कुछ वो एनालिटिकल चीजें हैं जिसके बेसिस पे आपसे यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अब जो है इसे कल कर लेंगे। ठीक है। तो अब आप पूछ लो अगर आपको कुछ भी डाउट है, और बता दो समझ आ गया कि नहीं आ गया। यस सर, आगे। हाँ मैं पीडीएफ भेज दे रहा हूँ, लो मैं अभी भेज दे रहा हूँ, बाद में फिर मेरे को याद नहीं रहता ना। प्लीज इसकी यहाँ तक देखो, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तक जो है आप इसको रीड जरूर कर लेना एक बार। हाँ न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करो अभी। ठीक है भाई, न्यू एनसीईआरटी भी कम तो है नहीं ना। कल सुबह, कल सुबह, कल सुबह, कल संडे है ना। पीडीएफ मैंने भेज दिया ग्रुप में। ठीक है। तो प्लीज इसकी रीडिंग जरूर कर लेना। ओके। नीट सिलेबस में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो डिलीट हो चुके हैं। हाँ ठीक है, बट ये है ना कि नई एनसीईआरटी को ही पहले हमें फॉलो करना चाहिए, बाकी बाद में जब देखो टाइम तो काफी बचेगा ही, तो बाद में जो टाइम होगा बचे हुए चैप्टर तब कर लेंगे। ठीक है ना। पहले एटलीस्ट वो तो कर लें जो अभी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी के अकॉर्डिंग तो क्लास 11 की केमिस्ट्री में शायद 9 चैप्टर्स हैं टोटल। टॉपिक्स, हाँ टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, आई नो। ठीक है, बाकी किसी को कुछ पूछना है इसमें। ठीक है। तो प्लीज मतलब वो एनसीईआरटी में नहीं है बट सिलेबस में थे, हाँ कोई नहीं हम देख लेंगे। ठीक है, उसकी टेंशन आप मत लो, सारी चीजें हम कर लेंगे। ठीक है। तो ये डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी तक प्लीज एक बार रीडिंग जरूर कर लेना, एंड जो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उनको प्लीज अपनी कॉपी में नोट्स में नोट डाउन कर लेना। ठीक है। और कल इसका जो ये एनालिटिकल वाला पार्ट है या क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस दे दूंगा। ठीक है। तो अभी इतना कुछ पढ़ा नहीं है कि मैं इसके क्वेश्चंस दूं, तो अभी बस आप आराम करो। ठीक है, मेरे को लग रहा था कि थोड़ा और आगे तक अगर हो जाता तो फिर मैं क्वेश्चंस दे देता। बाकी फिजिक्स के कर लेना जिसने नहीं करे, और कल सुबह फिर मिलते हैं, कल 8 बजे मिलेंगे। ठीक है।
कल 8 बजे सुबह। ठीक है, अब आप लीव कर सकते हो।